यूक्लिड। यूक्लिड में क्या है, यूक्लिड ज्योमेट्री क्या है कि ज्योमेट्री बन तो गई थी अपनी जगह, सब सब कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे थे, न्यू चीजें वेरीफाई कर रहे थे। जैसे अर्थ इज राउंड, किसने बताया? दो तीन जगह पे इकट्ठे डिस्कवर हुआ, सबने इसको बनाना शुरू किया। तो हर जगह से रूल्स तो बन रहे थे और उन चीजों को यूज किया जा रहा था, वो कंपाइल नहीं हुई थी सारी, राइट। और कुछ चीजें थी जो जनरल में हम कहते हैं विच इज ऑब्वियसली, हम कहते हैं कि ऑब्वियस है, उन ऑब्वियस को लिखना था उसने, सो दैट एनीबडी फ्रॉम दिस, जो भी आगे पढ़े उससे भी क्लियर हो कि वो रूल क्या यूज कर रहा है, और जो भी पिछला बंदा हो जिसने बनाया है उसको वेरीफाई कर सके, उसको कंपाइल कर सके। तो यूक्लिड ने कुछ नहीं किया था, सभी के काम को इकट्ठा करके एक रूल बुक बना दी कि ये जो चीजें हैं हम मैथ्स में यूज करते हैं, नंबर्स में यूज करते हैं, जनरल लाइफ में यूज करते हैं, राइट। जैसे जनरल लाइफ का रूल है फ्रेंड फ्रेंड एनिमी, मतलब ए इज एनिमी विद बी, ए इज एनिमी विद सी, ठीक है। तो इसका मतलब बी एंड सी को हम क्या मान लेते हैं? फ्रेंड्स। दे हैव अ कॉमन पर्पस, है ना, ये करते हैं ना। तो ऐसे ही इन सब रूल्स, जैसे अगर हमने नंबर्स के रूल्स को स्टडी किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 + 3 किया तो वो होता है 5, लेकिन 2 + -3 किया तो वो क्या होता है? -1। तो ये जो है ना नंबर्स के जो हम बेसिक रूल्स, जो बहुत ऑब्वियस ही चीजें थी, हम कहते थे ये तो ऑब्वियस है, राइट। तो जो चीजें बहुत ऑब्वियस थी उनको प्रूव करना शुरू किया, उनको स्टेप बाय स्टेप कंपाइल किया, ठीक है। तो कुछ चीजें उसने लिखी बुक में, अगर यूक्लिड की बुक निकालोगे ना, ये पूरा चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। तो ये जैसे ज्योमेट्रीज थे, ये सब एंशियंट इंडिया में सब जगह ना, मतलब कम्युनिकेशन था नहीं, हर कोई अपनी जगह पढ़ रहा है, हर कोई अपनी जगह डिस्कवर कर रहा है, फिलोसोफर्स, जैसे आज भी रिसर्चेज हो रही है। तो अगर आज कुछ रिसर्च इंडिया में होता है तो क्या इमीडिएटली इंफॉर्मेशन कहाँ पास हो जाती है? नेबरिंग कंट्रीज में। हमने जहां पास करनी है वी पास इट इजीली एंड विद विल। लेकिन तब क्या था, अपने अपनी जगह पे सब डिस्कवर कर रहे हैं, राइट। एंड वी से देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन लाइक वी हैव नाउ। तो दैट्स व्हाई वो सारी चीजें जब इकट्ठी होती थी, कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, उसका सही है क्लेम, इसका सही है क्लेम, तो उन सब चीजों के लिए यूक्लिड आया था सामने। तो उसने जैसे यहाँ पे पूरा इसमें लिखा हुआ है कि पिरामिड बन गए थे, सॉलिड फिगर्स बनी थी, ट्रायंगल स्क्वायर ये सब बन गए थे। तो ज्योमेट्री हर जगह अप्लाई हो रही थी। जैसे कि पुल बनाने थे या किसी को ब्रिज बनाना है तो नीचे उसने ट्रायंगुलर शेप में नीचे सपोर्ट लगाई, अगर ऐसे करना है तो उसने नीचे ट्रायंगुलर शेप में सपोर्ट लगाई, ठीक है ना। तो ये ब्रिज बना हुआ है, आप लगा लो। तो जब ऐसी चीजें यूज हो रही हैं, ऐसी चीजें बन रही हैं, तो मतलब सब हम शेप को तो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पीछे का लॉजिक क्या था? तो ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम आ गई कि, और हाँ, क्या लॉजिक था कि अगर किसी ने ऐसा पुल बनाया तो वो वर्क करेगा, लेकिन अगर किसी ने डायरेक्टली ये करके इसको नहीं लगाया, यहाँ पर एक सिंगल सा पोल लगा दिया, तो वो कम वर्क करेगा, वाई, है ना। जैसे कि अगर मैंने कुछ लिखा, आपने कहा मैम ये ठीक है मेथड, मैं कहूँगी हाँ ठीक है, आप कहते मैम इससे कर लिया, मैं कहूँगी वो चालू मेथड है। कभी कभी मार्क्स पूछ सकते हैं, अभी आंसर आ गया, हर बार नहीं आएगा, तो वो क्यों? तो दिस वाई नोबडी कुड एक्सप्लेन। तो इसीलिए यूक्लिड ज्योमेट्री ने क्या किया था, उसने बुक्स बनाई थी करके, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स करके बुक बनाई थी, जिसको 13 चैप्टर्स दिए थे। और ये 13 चैप्टर्स मतलब एक एक बुक है, ये 13 बुक्स की कंपाइलेशन है पूरा एलिमेंट्स यूक्लिड का, ठीक हो गया। तो दीज बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम। तो उसने ये जो उसकी अप्रोच रही थी उसको हम स्टडी करते हैं। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि यूक्लिड ने सबसे पहले तो उसने कहा था कि ज्योमेट्री अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जिसे हम समझ सकते हैं, वी कैन नॉट ड्रॉ इट, ऐसा अगर हम कुछ लेकर चलते हैं, तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन हुआ एक सिंगल डायमेंशन जिसे हमने कहा पॉइंट। समझ में आ गया? ओरिजिन बना एक पॉइंट, फिर उसके बाद जब दो पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया तो क्या आ गया? लाइन। लाइन लाइन सेगमेंट कहते हैं, जैसे देखिए दो पॉइंट्स को हमने इकट्ठा किया या बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा लेकर चले तो हमारे पास हो गया लाइन। तो ये आ गई 2 डायमेंशन। नहीं, पॉइंट इज नो डायमेंशन, लाइन इज 1 डायमेंशन। पॉइंट इज नो डायमेंशन, ये भी याद कर लेना क्योंकि इसमें एक ना एमसीक्यू आता है। लाइन इज 1 डायमेंशन। और जब हमने लाइंस को इकट्ठा करके ड्रॉ किया तो एक सरफेस बन गई जिसे हमने कहा प्लेन।
और ये हुई 2 डायमेंशन। ठीक है, प्लेन या फिर हमने कहा सरफेस। बुक में अंडरलाइन कर लो, पेज 80, अगर पुरानी बुक है पेज 80 पे लिखा हुआ है, अ सॉलिड हैज, देखो यहाँ पे ना पेज 80 पे यूक्लिड डेफिनेशन एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स। अब जब बहुत सारी सरफेसेस को हमने इकट्ठा किया तो हमारे पास बन गया सॉलिड, जिसे हमने कहा 3 डायमेंशन। ठीक है, तो स्टेप्स कैसे हुए? पॉइंट विच इज नो डायमेंशन, पॉइंट्स को इकट्ठा किया तो बनी लाइन विच इज 1 डायमेंशन, ट्रांजिशन हुआ ना। फिर बहुत सारी लाइंस इकट्ठी हुई तो बनी सरफेस, जिसको हमने कहा 2 डायमेंशन, और बहुत सारी सरफेसेस इकट्ठी हुई तो बना सॉलिड, जिसे हमने कहा 3 डायमेंशन। जिसे लिख लो, आपकी बुक में लिखा हुआ है सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, सरफेस हैज 2, लाइन हैज 1, पॉइंट हैज नन। मिल गया सेकंड पैराग्राफ। यूक्लिड्स डेफिनेशन एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स के नीचे इसको याद कर लो, क्योंकि इसमें ना 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन क्या हुई थी, बस लिखना होगा पॉइंट, लाइन, सरफेस, सॉलिड। पहले पॉइंट था, पॉइंट से लाइन बनाई, लाइन से सरफेस बनाई, सरफेस से सॉलिड। बहुत सारी लाइन ड्रॉ करके हमने स्पेस को, अपने अंदर एक स्पेस को डिमार्केट कर दिया, है ना। जब डेस्क पे बैठे छोटे बच्चे बैठे, वो कहते हैं ये मेरा एरिया है, तुम्हारा है, हमने डेस्क को हाफ ऑफ कर दिया था, एक लाइन से हमने कुछ नहीं किया है। दिस इज अ बाउंड्री, हमने बाउंड्री सेट कर दी, जैसे इंडिया पाकिस्तान में बाउंड्रीज है, बॉर्डर सेट किए, तो एक लाइन ड्रॉ करके हमने डिमार्केशन कर दी कि दिस साइड इज इंडिया, दैट साइड इज पाकिस्तान। तो ऐसे ही जब हमने लाइंस बनानी शुरू की, बहुत सारी लाइन से सरफेस इकट्ठा किया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू ड्रॉ अ पेंटिंग ओवर दिस वॉल, तो पहले मैं क्या करूंगी, कितने में बनानी है, जो एक्चुअल यूज होता है पेंटिंग ड्रॉ करते हैं, ऐसे तो फ्री पेंटिंग होती है, बट वी डिमार्केट एरिया कि कौन सा एरिया मिला हुआ है, उसके हम डायमेंशन नोट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमने जब बहुत सारी लाइंस को इकट्ठा किया एज आर कन्वीनियंस, और एक सरफेस बाउंड कर ली, एक हमने पोर्शन को बाउंड कर लिया, दैट बिकम्स अ सरफेस। और ऐसे ही बहुत सारी सरफेसेस को इकट्ठा किया। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक लूज शीट ऑफ पेपर देती हूँ, लाइक यू आर लाइक एनी लेंथ, कोई भी आपकी तरफ पूरा उसका एक रोल है, ठीक है ना। तो आपने कहीं से कटिंग्स की, सरफेसेस ली कि इतना एरिया मार्क करके उनको इकट्ठा जोड़ रहे हो, सरफेस बाय सरफेस या एज बाय एज जोड़ रहे हो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉलिड। समझ में आ गया। तो ये ट्रांजिशन करना है। तो उसने लिखा है कि कुछ उसने डेफिनेशन देनी शुरू की थी, जैसे कि उसने कहा पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट को क्या लिखा है, विच हैज नो पार्ट। फिर लाइन क्या लिखा है, देखो लाइन इज अ ब्रेडलेस लेंथ, कि उसमें ब्रेड नहीं है, वो लेंथ है सिर्फ। ठीक है, अब इसमें भी डेफिनेशन के अंदर ही डेफिनेशन है, व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज ब्रेड, व्हाट इज ब्रेडलेस। डिफाइन करना है तो बहुत सारी चीजें अंदर के अंदर आ जाती हैं। द एंड्स ऑफ लाइंस आर पॉइंट्स, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, surface is that which has length and breadth only. Edges of surfaces are lines. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. ठीक है, आप समझने के लिए अच्छी लगती है। अब इसमें क्या होता है कि जब उसने ऐसी डेफिनेशन लिखी ना, तो इनमें भी कुछ टर्म्स है जो डिफाइन डिफाइन नहीं होती। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि इफ आई हैव अ डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड, कंडेंसेशन फॉर एग्जांपल, मुझे उसे डिफाइन करना है, किसी को समझाना है, मैं वो कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंसेशन हो रही है, तो वो क्या है, क्या, तो हम मैं क्या कहूंगी, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, कंडेंसेशन, ये होता है। फिर होता है इवापोरेशन, इवापोरेशन कंडेंसेशन, और सॉलिड से गैस बनता है, वो क्या होता है, इवापोरेशन तो लिक्विड से गैस। हाँ, नहीं, कंडेंसेशन क्या होता है, तुम्हारी बात सही हो सकती है, कंडेंस किया है, नहीं, हाँ, गैस से लिक्विड होता है ना, हाँ, वही तो मैंने कहा ना। तो मैंने अगर कहा लिक्विड सॉलिड, तुमने कहा नहीं, उसने सही बोला था, तुमने कहा ठीक है, राइट, दिस इज दीज आर बेसिक, है ना। तो अगर मुझे कहा कंडेंसेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज गैस टू वेपर्स के पास आप आइस बॉक्स लेके खड़े हो जाते हो, तो वो वेपर्स बन जाते हैं, या फिर आपने एक ठंडे पानी का ग्लास रखा, है ना, पानी उसमें ठंडा पानी है,
and after some time you say vapors outside the glass surface, that is called condensation, right? तो ये condensation को define करने के लिए मैंने क्या कहा, process of turning, है ना, water vapor, अब मैं water vapor समझाऊंगी, into liquid समझाऊंगी, तो I have definition, liquid मतलब पानी जैसी कोई भी चीज, है ना। तो हमारे पास हर एक चीज को ब्रेक करने के लिए फर्दर फर्दर हमने डेफिनेशन की हुई है, लेकिन उस यूक्लिड के पास क्या प्रॉब्लम आई, उसने अगर लेंथ को डिफाइन किया तो उसके पास ब्रेडथलेस और लेंथ फिर से नए वर्ड्स आ गए, लेंथ को डिफाइन किया तो उसने फिर से वह नए वर्ड्स आ गए। तो ऐसे उसने कहा कि if you carefully study these definitions, you will find that some of the terms like part, breadth, length evenly need to be further explained clearly. अब पॉइंट में कह दिया कि पार्ट नीड्स टू बी डिफाइंड, विच हैज नो पार्ट, नो पार्ट का मतलब क्या, पार्ट क्या क्या चाहिए उसमें पार्ट, राइट। ये तो हम कर रहे हैं व्हेन वी हैव स्टडीड टिल 9th क्लास, हम इंग्लिश पढ़कर आए हैं, लेकिन जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है, जैसे अब किसी नर्सरी किड को आपने लाइन समझाने तो कैसे समझाओगे, उसको ब्रेड स्लेस बोलोगे तो वो क्या कहेगा, ब्रेड क्या होती है, उसको बोलोगे लेंथ, या सिंपल सी बात है, अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ लाइक इफ आई राइट ax प्लस by, है ना, आपको टू इक्वेशन को समझाना होता है या आपको मुझे बताना होता है, तब क्या होता है, यू से मैम ये क्या है वो क्या है, ऐसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। जो चीजें हमने नहीं पढ़ी हुई, है ना, उन चीजों को हमें फिर से पढ़ना पड़े, पूछते हैं हम क्या हुआ उस चीज के बारे में, राइट। तो ब्रेड प्लस क्या हुआ, लेंथ लेंथ क्या हुआ, तो इन सब के लिए फर्दर डेफिनेशन की बहुत जरूरी थी, ठीक है ना। इफ यू डिफाइन अ पार्ट टू बी दैट ऑक्यूपाइज एरिया, अगेन एरिया नीड्स टू बी डिफाइंड। तो ऐसे बहुत सारी इसको प्रॉब्लम आई, तो इसीलिए कुछ चीजें अनडिफाइंड रह गई, कुछ चीजें हमने कहा सिर्फ जैसे मैंने कुछ पढ़ाया, आपको लिखा हुआ नहीं है पर मैंने लॉजिकली उसको थोड़ा बहुत ऐसे ही आपको इंट्यूटिवली या अपने लॉजिक से एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया। तो वैसे कुछ चीजें बन गई, और पॉइंट को उसने कहा डॉट, इवन दो अगर उसको जूम कर करेंगे तो डॉट की भी डायमेंशन होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए डेफिनेशन 2 में भी कैसे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो ऐसे ही आते आते ना उसने क्या किया कि ऐसे तो आती रहेगी प्रॉब्लम, तो उसने कुछ चीजों को डिफाइन कर दिया, उसने डिविजन कर दी एज समथिंग एज पोस्टुलेट्स एंड समथिंग एज एक्सियम। उसने कुछ चीजों को एक्सियम्स बना दिया और कुछ चीजों को पोस्टुलेट्स बना दिया। एक्सियम्स है यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, एक्सियम्स है यूनिवर्सल ट्रूथ, लिख लो, एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ। आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कुछ नाम दिए होंगे और वो नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कौन सा, जैसे इसमें ना फर्स्ट 2 चैप्टर्स में लिखा हुआ यूक्लिड कौन था, और उसके बाद थेल्स कौन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, उसने क्या बनाया, अथर्ववेद, ये सब ना आई सीन देयर आर सम स्कूल जहाँ पे ये सब आ जाता है, ठीक है ना, वो वन वन वर्ड, आई एम लाइक, मैं मैथ पढ़ा रही हूँ ऑब्वियसली, हिस्ट्री नहीं, दैट इज टू बी अंडरस्टूड, टू बी रिमेम्बर्ड। एक सम पाइथागोरस हम पढ़ते हैं तो पाइथागोरस के बारे में पढ़ना, उसकी फिलोसफी पढ़ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज नॉट टू बी मैथमेटिक्स। आई थिंक वो चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी चाहिए, मुझे जो लगता है, बाकी तो यू नो वी हैव आवर ओन व्यू पॉइंट्स, बट हाँ सर्टन नेम्स दैट स्टे विद अस, अगर कोई मैथ्स लवर होता है ना तो वो पढ़ता है, अच्छा उसने ये बताया उसने ये बताया, देन वी लुक फॉर दोस थिंग्स। पोस्टुलेट्स हैं ट्रुथ्स रिलेटिंग टू या सर्टन फैक्ट्स रिलेटिंग टू ज्योमेट्री, तो पोस्टुलेट्स आर ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स, ठीक है, दे आर एजम्पशंस, लिख लो ये, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, और एक्सियम्स हैं दे आर कॉमन नोशंस। ये एक्सियम्स भी ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं, लेकिन पोस्टुलेट तो कर ही ज्योमेट्री की बात रहा है, ठीक है। सो देयर आर एक्सियम्स व्हिच आर रिलेटेड टू कॉमन नोशन, यूनिवर्सल ट्रूथ कह देते हैं, और पोस्टुलेट्स हैं assumptions which are specific to geometry। तो आपके पेज नंबर 81, अगर पुरानी बुक्स है आपके पास, पेज 81 पर कुछ एक्सियम्स हैं, इन्हें पढ़ लो। समटाइम्स जैसे मेंशन स्पेसिफिक एग्जाम, क्या हम कुछ चीजें प्रूव करेंगे, तो आपकी एक्सरसाइज 6.5.1 है, उसमें कुछ चीजें हम प्रूव करेंगे यूजिंग दीज कॉमन एग्जाम, जो लिखा जाएगा कि हमने ऐसे कैसे लिया, ठीक है। तो सबसे पहला है things which are equal to same thing are equal to one another। सबसे पहला है things which are equal to same thing, जैसे A says I have 35 rupees in my pocket,
B says, I also have 35 rupees in my pocket. So A says, since we both have 35 rupees in our pocket, so therefore we both have equal money in our pocket. समझ में आ गया ना? So things which are equal to same thing are equal to one another. Right? तो यहाँ पर लिखा, if A is equal to B and B is equal to C, therefore A is equal to C. ये पहला एग्जाम है, ये नंबर्स में भी यूज करते हैं, ज्योमेट्री में भी करते हैं, अलजेब्रा में भी करते हैं, है ना? ए बी इक्वल्स टू बी सी, और फिर क्या कहते हो, बी सी इज इक्वल टू ए सी. तो इसका मतलब याद है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. तो ये हमने कह दिया था, इसको हमारे कहा नहीं कि हम एग्जाम यूज कर रहे थे, बोलने में कह दिया, पर हम इसको स्पेसिफिकली अब लिखते नहीं. तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द रिजल्ट्स आर इक्वल, द होल्स आर इक्वल. सेकंड एग्जाम एडिशन के बारे में कहता है कि अगर आप x और y है, दोनों तरफ 2 प्लस कर दोगे तो दोनों सेम ही रहेंगे, रिजल्ट द होल्स आर इक्वल. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल. x इक्वल टू y, x माइनस 2 किया, y माइनस 2 किया, दोनों तरफ से 2 माइनस कर दिया, द रिमाइंडर्स आर इक्वल. थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. Things which coincide with one another are equal to one another. इसको समझने के लिए ना मुझे याद है, एक ना टूल होती है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, डिवाइडर. पड़ी होती है, कोई यूज नहीं करता उसको, है ना? कंपास फिर यूज हो जाएगी, वो स्केल फिर यूज हो जाएगा, लेकिन एक डिवाइडर ऐसी चीज है वो यूज नहीं होगी. उसका पर्पस क्या था? राइट, इसका पर्पस ये था कि अगर आपकी बुक में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है, आपके पास स्केल नहीं है, आपने विदाउट स्केल करना है. आपने यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट की आपने अपनी नोटबुक में करनी है. तो आप अपना डिवाइडर लोगे, दोनों एजेस इस पे पॉइंट करोगे, टेक दैट लेंथ, अपनी बुक में पॉइंट्स मार्क कर दोगे, एग्जैक्ट आ जाएगा. एरर, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है. जब स्केल लेते हो तो कोई, जैसे अगर स्केल में भी डिविजन क्या होती हैं, यू हैव दिस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपकी 10 डिविजन होगी. ये ऐसे बीच में अगर कोई लाइन आ जाए यहाँ पर, तो उसको कितना लोगे? You have 1.1, 1.2, but if the line is 1.25 या 1.24, तो मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा बढ़ जाता है ना. वो तो कहते हैं हम स्केल से भी कर सकते हैं, मैम स्केल से कर लेंगे, मैम इससे कर लेंगे, कंपास से कर लेंगे, कंपास से पेंसिल नहीं है, तो डिवाइडर बिल्कुल पॉइंटेड पेंसिल आपकी शार्प ना हो फिर. तो डिवाइडर एक ऐसा टूल था जो ये चीज काम करता था, विच आई फेल्ट आफ्टर रीडिंग, जिसके डिवाइडर ये काम करता था. ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि अगर मुझे थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर, मैंने अपनी नोटबुक में इसको उठाकर अपनी नोटबुक पे लगा दिया. ठीक है, इसे ट्रेस कर लिया. तो ट्रेसिंग वाली चीजें आपस में क्या करती हैं? कोइंसाइड. सो आई टेक अ ट्रेसिंग पेपर, जो बटर पेपर होता है, उसको यहाँ पे रखा, है ना, इसके ऊपर रखकर मैंने लाइन को ट्रेस कर दिया. और फिर हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट सेम हम दिखाते हैं ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम ट्रेस किया, एंड वी कीप इट अगेन ऑन द सेम थिंग. तो ये होता है थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, और इसका क्या एग्जांपल है, आपने सर्कल ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का, आपने भी ड्रॉ किया, आप दोनों कटिंग करके मेरे पास लेकर आए, तो दोनों का सेम बना है नहीं बना, किसका अच्छा बना, मैं एक के ऊपर एक रखूंगी, एग्जैक्टली मैच करेंगे, दे आर कोइंसाइडिंग विद वन अनदर. कह देंगे ना कि हमने प्रॉपरली उसे कंप्यूटराइज्ड वे में कट किया है. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ एग्जाम. फिफ्थ वन इज होल इज ग्रेटर देन पार्ट. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, जिसे मैं कहती हूँ एक ना प्रोसेस होता था, क्या बोलते थे इसको आपके साइंस में, व्हेन टू एनर्जीज कंबाइन, है ना? क्या होता है? सिनर्जी होता है ना, सिनर्जी इफेक्ट. नहीं पढ़ाया? मुझे पढ़ाया हुआ. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि व्हेन यू लिव टुगेदर द होल इज ऑलवेज, यूनिटी स्ट्रेंथ आता है ना, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द. ठीक है, ये ज्योमेट्री में ही एग्जाम में तो ऑब्वियसली है, बट ज्योमेट्री में हम इसको कैसे यूज करते थे कि अगर मैंने वही तो है ना, देख इसमें अब ये होल जब मैं लेकर चलती हूँ तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. होल तो ये है कि आई टेक दिस एसी, है ना, तो अगर मैंने सम लिया 5, तो 5 इज मोर देन 3. सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, वन नंबर इज 3, दैट मींस 5 इज मोर देन 3. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने एसी लिया, तो आई कैन नॉट से एबी और एसी की लेंथ सेम होगी. एसी, एबी एंड बीसी आर पार्ट्स ऑफ एसी.
आपको ना इनइक्वेशंस नहीं है ट्रायंगल्स में, आपका वो चैप्टर डिलीट, आपका एक्सरसाइज वो डिलीट हो चुकी है, 2 साल पहले था। तो उसमें ये सब चीजें जरूरी थी कि अगर ट्रायंगल की हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना था तो एक जनरल सा रूल यूज करते थे, सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी मोर देन फोर्थ साइड, तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो ऐसे नंबर्स लिए जाते थे जिनका सम तीसरे से बड़ा हो, जैसे 8। तो अगर आप 4 5 8 से कोशिश करोगे ना तो ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 5 और 9 लेती हूँ ना तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा, कोशिश कर लेना। 9 सेंटीमीटर लेंथ में ना, यहाँ से 4 मार्क करना, यहाँ से 5, वो कभी भी आपस में टच भी नहीं करेंगे, दे विल हैव लाइक मेनी माइनस, और डिफरेंस सा रह जाएगा। समझ में आ गया ये? तो सम ऑफ टू साइड हैज टू बी मोर देन फोर्थ साइड। तो यहाँ से इन इक्वेशन से हमने ये चीजें शुरू की कि एबी क्यों बड़ा है, नहीं है एबी क्यों बड़ा नहीं है, एसी क्यों बड़ा है, या बीसी क्यों बड़ा है, बीसी क्यों छोटा है एसी से। तो सम इज ऑलवेज मोर देन द पार्ट, ठीक है। The whole is always greater than the part. Things which are double of same thing are equal to one another. ये तो हम करते हैं ना, बाइसेक्टर में सिखाया है, BC is the median। जैसे कि अगर मैंने कहा कि AB is equal to BC, दो लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स होती हैं AB और BC, तो AB का जो हाफ होगा वो BC का हाफ होगा, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो वही एक जो हमने कहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, एंड थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन। सेम नंबर को डबल करोगे, जिसमें मेरे पास रुपीज है, लाइक इफ क्विज हो रही है, आप कहते हो कि नहीं अगर तुम्हारे जो पॉकेट में मनी है वो डबल हो जाएगी, करते हैं ना, तो किसकी डबल करवानी है? अगर दोनों के पास इक्वल होगा तो क्या किसी की भी कर दो। समझ में आ गया ना? तो ये चीज वहां पे काम आती है कि हम लॉजिक यूज करते हैं, राइट। इफ आई हैव 30 रुपीज, या 60, तो मेरे पास अगर ऑप्शन दिया जाए या किसी को बोला जाए तो हम क्या कहेंगे, 60 का डबल कर दो, because that would be more, and later on we can share। ऐसा अगर हम सोच कर चलते हैं, लॉजिकली सोच कर चलते हैं कि अगर आपके पास ए में रखा हुआ 30, बी में रखा हुआ 60, तो आप मल्टीप्लाई का साइन किस पर डालोगे? आई ऑलवेज सी देयर इज अ गेम, वो एक आता है कि जहाँ पे सोल्जर्स रन कर रहे हैं तो उन्हें एक ऑपरेशन में जाना होता है, तो टीच मैथ्स ना बच्चों के लिए शायद वो गेम बनाई हुई है, तो दे आर रनिंग। तो अगर वो -2 लिखा हुआ है तो जितने सोल्जर्स है उनमें -2 हो जाता है, या -20 हो जाता है। अगर ये 60 है तो डेलिबरेटली, ताकि अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे इंटू 2 होगा और -20 होगा, दैट ग्रुप विल गो हियर -20, यहाँ पे वो 40 बन जाएगा, आगे वो 60 आएगा, उससे अटैक करेंगे, दिस विल लूज। तो यहाँ पर मतलब वो लॉजिक काम आता है कि अगर सेम नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, वो मुझे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। समझ में आएगा? माई आइडियल मूव इज टू दिस। या फिर एक गेम जो आजकल आती है कि देयर आर टू, देयर आर टेक्निक्स टू टीच मैथ्स टू किड्स, एक्चुअली जो छोटे बच्चे हैं ना उनको मैथ्स सिखाने के लिए, जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा जिनका हो जाता है, या जो स्क्रीन टाइम डिमांड करते हैं। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर एक है 38, और यहाँ पर एक है 36, और यहाँ पर एक है 42। तो जो दिस शेप, दिस फिश विल गो हियर, ईट दिस, इसका सम बड़ा हो जाएगा, देन इट विल गो हियर, या वो लेवल आगे पास करेगी। तो वो दिखाते हैं कि वो 42 के पास गई है, तो गुस्सा आता है यार यहाँ क्यों जाइए, वहां जाए, राइट। तो दैट्स अ टेक्निक, देयर इज अ ट्रिक टू एक्चुअली फूल यू कि नहीं तुम डाउनलोड करो और खेलो कि गलत खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है जिसे हम कहते हैं द होल, if equals are double, the results are also double। ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर, थिंग्स विच आर हाफ। तो ये कॉमन नोशन है, रेफर टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम काइंड। तो कुछ कुछ चीजें प्लेन फिगर्स में भी अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे उसने कहा थिंग्स, अब उसने इस चीज को फिर ज्योमेट्री में, एग्जाम 1 को फिर ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई किया। कहते हैं कि एक स्क्वायर है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल, इनका एरिया आपस में सेम है, सेम एरिया, और इनका एरिया आपस में सेम है, तो इन दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया? समझ में आ गई बात है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड, मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट, जैसे कि बहुत एक कॉमन सा एक लाइन होती है, फ्रेज होती है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी एडेड, यू कैन नॉट ऐड एप्पल्स टू ऑरेंजेस, है ना। कहते हैं 2 एप्पल्स प्लस 2 ऑरेंजेस, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, वो चीज नहीं है, बिकॉज दे नॉट ऑफ द सेम थिंग। जैसे कि मैं कहूँ 2 रुपीज ऐड करो और $2 ऐड करो, तो दे आर नॉट सेम। आप नहीं कहोगे मेरे पास $4 है या 4 रुपीज है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है ना ये, ठीक है ना। तो ऐसे ही
सेम सेम यूनिट की चीजें को ही ऐड कर सकते हैं, एंड लाइन कैन नॉट बी एडेड टू रेक्टेंगल। तो दे आर नॉट इक्वल, द डिफरेंट थिंग्स, हम इक्वेट भी नहीं कर सकते, दे आर डिफरेंट एंटिटीज ऑल टुगेदर। तुम, हम कहते हैं ना बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो इक्वल है नहीं है, ज्यादा है कम है नहीं, है ना। टैलेंट्स डिफर, सेम थिंग, दे आर डिफरेंट यूनिट्स ऑल टुगेदर। इनमें कंपैरिजन है ही नहीं, कौन ज्यादा कौन कम, हाँ वो चीज बाद में थी, अब अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब 2 एप्पल्स और 2 ऑरेंजेस, अब उनके हम उसमें चल जाए कि इनकी क्वालिटी बताए जी, एप्पल ज्यादा अच्छे होते हैं, ऑरेंज ज्यादा अच्छे होते हैं, तो कंपैरिजन तो बहुत लंबा है, लेकिन हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, इनके नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। इफ आई से 2 एप्पल्स एंड 4 एप्पल्स, देन आई कैन से आई हैव 6 एप्पल्स। देयर आर 4 फ्रूट्स इन द बास्केट, बट नॉट 4 एप्पल्स इन द बास्केट इन द फर्स्ट। समझ में आ गया, मतलब things with different attributes can be compared to some extent but cannot be added numerically। हाँ, इक्वेट तो फिर क्या करेंगे, या फिर हम उनके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली उन्हें इक्वेट कर दें, विच इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। और ऐसे ही उसने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है ना। तो 5 पोस्टुलेट्स जो सिमेट्री को अप्लाई होते हैं, बस ये एक्सियम्स याद करने होते हैं। अब इसकी नंबर वाइज भी कर सकते हो, या एनी 4 एक्सियम स्टेट करने को कहा जाता है, राइट। अब पोस्टुलेट 1, या फिर जो बेसिक था, और ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते यूजुअली सच्ची, मतलब आफ्टर अ पॉइंट तुम समझ जाओगे, पर ये जो बुक में प्रूव करने वाली चीजें है ना, बहुत बेसिक सी है। उसने कहा है पोस्टुलेट लाइन, पोस्टुलेट 1 है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बहुत सारे स्टार्स है स्काई में, और अगर आप इमेजिन करते हो, इफ यू लुक एट द स्टार्स, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट 2 स्टार्स। यहाँ पे एक स्टार है, ऐसे तो बहुत दिखने हुए हैं, वैसे मैं पॉइंट पॉइंट डॉट पेंटिंग आती है ना, आप क्या कहते हो उसमें, डॉट्स ड्रॉ करो एंड स्टार्ट कनेक्टिंग एनी 2 डॉट्स। यही करते हो, किसी भी दो, यहाँ से लेकर किसी भी दूसरे को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकती हूँ, इससे अच्छा मैं और नहीं सुना कि डॉट कैन नॉट बी, कैन बी देयर एनीवेयर इन द प्लेन। तो डू 2 डॉट्स को, 2 पॉइंट्स को वी कैन ऑलवेज कनेक्ट विद द स्ट्रेट लाइन। तो ये सब पोस्टुलेट है, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देन दूसरा है, अगर मैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेकर चलती हूँ, जैसे यहां से लेकर मैंने यहां तक एक लाइन बनाई है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक यूनिक लाइन भी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन यूनिक ही होगी और यही होगी, इसके अलावा कोई और नहीं होगी। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ऐसा नहीं है कि इनको मैंने ऐसे कनेक्ट किया तो कोई और एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इनको कनेक्ट कर देगी, कुछ ऐसा, तो कहीं और से मतलब बन जाएगी, इट विल बी द सेम थिंग, वही थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, दैट वुड बी सेम। और पोस्टुलेट, इसका एक्सियम बन गया था पोस्टुलेट 1 का, ये ना वीक वर्ड्स होते थे, तो उनकी डिफरेंट डेफिनेशंस को बाहर का सब एक्चुअली है तो सेम, जैसे डिफाइन कहते हैं या स्ट्रेंथ कहते हैं, या आपके क्या कहते हैं, सेम वर्ड्स नहीं होते जो ऑलमोस्ट सेम, एम्बिशंस, you say what is your ambition, what is your aim, है ना, what is the objective, what is the profit, ऑलमोस्ट सेम वर्ड होते हैं, लेकिन अगर डीप डाउन डेफिनेशन देखें तो इनका फर्क है ना। फायदा क्या है इसको पढ़ने का, इसको पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। जैसे अगर मैं कहती हूँ मैथ्स में कुछ चीजें पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके मार्क्स आए, कुछ चीजें दिवाने का, पढ़ाने का मकसद ये है कि समझ में आए, ताकि दिमाग चलना शुरू हो जाए, ठीक है ना, लॉजिक इंक्रीज हो। तो यही सब चीजें बनी, और ये सब है कि हिस्ट्री मैथ्स की आई कहां से। तो पोस्टुलेट 2 आपका क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। देखो लाइन लाइन बनाई, जैसे आपने मुझे कहा, अब एक रिबन होता है, फुल लेंथ रिबन है, आपने कहीं से भी 2 जगह से कट कर दिया, तो आपके पास रोप है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन जब आपने उसको कट कर दिया तो एक लाइन लाइन सेगमेंट बन गई। तो हाँ, फिक्स लेंथ होगी तो वो लाइन सेगमेंट है। अगर एक रोल से आप रिबन निकाल रहे हो और रोप निकाल रहे हो, तो वो इंडेफिनेटली बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं जब आपने एक लाइन सेगमेंट को बना लिया, तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसी रह गई, ये बढ़ सकती है। इट कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये कब काम आता है, यार कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे ए बी इज प्रोड्यूस 2D, है ना, वो चीज यहाँ उसने कहा कि ये कर सकते हैं। उसके आगे जो उसको कनेक्ट कर लेते हो आप, उसको सिल से सिल देते हो, बांध देते हो, या फिर उसकी
वो हो जाती है, क्या कहते हैं, रफ हो जाता है जिसे कह सकते हो, है ना। और आई नो दिस टेक्निक, जिससे वो सील हो जाता है। यू यूज अ फायर, थोड़ा सा फ्लेम यूज करते हो टू सील टू एंटिटीज टुगेदर, क्योंकि थोड़ा सा उसका प्लास्टिक टच होता है, करते हैं ना, तो वो चीज कर सकते हैं। ठीक है ना। Terminated line can be produced indefinitely. A circle can be drawn with any center, any radius. ठीक है। All right angles are equal to one another. ठीक है। If straight line, अब ये वाला postulate 5, this one is very important और थोड़ा सा लंबा भी है ये। Postulate 5 से कहता है, if straight line falling on two straight lines, two straight lines, a straight line falling on two straight lines, cutting. तो ये कौन सी लाइन की बात कर रहा है? पैरेलल लाइंस नहीं, ट्रांसवर्सल। ठीक है। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side, ठीक है, ये वाले दो बात। अगर ये इनका सम x प्लस वाई लेस देन 180 है, मैंने कहा ना पैरेलल नहीं है, ट्रांसवर्सल की बात जरूर की है लेकिन पैरेलल लाइन की बात नहीं की। ट्रांसवर्सल की, मैंने कहा पैरेलल की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है टू स्ट्रेट लाइन, सो दैट कुड बी एनी टू स्ट्रेट लाइन। इफ वन लाइन फॉल्स ऑन एनी टू स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दो लाइंस को कट करते हुए जा रही है, तो ये ट्रांसवर्सल की बात तो जरूर कर रहा है लेकिन पैरेलल लाइंस की बात नहीं कर रहा। पैरेलल लाइंस भी उसमें ही कवर हो जाती है, इसके फर्दर मतलब आते हैं। तो कहते हैं उसने ना सेम साइड पर दो एंगल्स बनाए, एक्स और वाई। अब उसने कहा जनरल ऑब्जर्वेशन दी कि अगर एक्स प्लस वाई 180 से छोटा है या एक्स प्लस वाई 180 से बड़ा है, जहां 180 से छोटा होगा ना वहां पर ये जाके लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। जहां सम, जिस साइड सम 180 से छोटा होगा उस साइड पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। अब सुन लो इसको, इफ टू स्ट्रेट लाइंस फॉलिंग ऑन, इफ वन स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. इस लाइन को कभी पूरा मत पढ़ना, कुछ समझ नहीं आएगा। और सबसे एक गोल्डन रूल जो मुझे सिखाया गया था, जब बहुत लंबी स्लाइड दिखती है ना तो कभी भी इकट्ठे मत पढ़ो, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, या दोनों तीन तीन वर्ड्स के, जिसे हम फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है ना। फ्रेजेस क्यों इंग्लिश में सिखाई गई थी? अगर कुछ समझ नहीं आता तो तीन तीन चार चार वर्ड्स, जैसे इफ अ स्ट्रेट लाइन मेरे दिमाग में आ गई, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस अब दिमाग में आ गया, है ना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट करते थे ना, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, फिर मैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इंटीरियर सेम साइड वो लिया, लेस देन टू राइट एंगल्स मैंने 180 को ले लिया नंबर, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, जो पहले वाली दो स्ट्रेट लाइंस है, मीट ऑन दैट साइड, कौन सी साइड, विच ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 180, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी इस साइड पर। ठीक है, ये पॉस्टुलेट है। और अगर ये इंटरसेक्ट, अगर ये सम एग्जैक्टली 180 के इक्वल है तो हमने क्या कहा कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा पैरेलल रहेंगी। ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं। पैरेलल मींस, पैरेलल मतलब हर जगह जो डिफरेंस है या इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल 1 पे। अब इसके बाद ना उसने कुछ कुछ से वर्ड्स दिए हैं। Nowadays postulates and axioms are terms that are used interchangeably but in the same sense. But postulate verb है, लेफ्ट एज postulate, और axioms एक noun है ना। तो इस तरह से a system of axioms is called consistent if it is impossible to reduce from these axioms a statement that contradicts any axiom. तो ये सब सिर्फ वर्ड्स हैं, और ऐसे ही उसने काफी कुछ प्रूव किए थे जिसे प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स भी कहते हैं। तो ये सब उसने कंबाइन किया था और उसने 465 प्रोपोजिशंस बनाई थी। लिखो, देखो इसमें अंडरलाइन कर लो, ये यूज हो जाता है। यूक्लिड deduced 465 propositions in a logical chain using his axioms, postulates, definitions and theorems. तो उसने बहुत कुछ रिसर्च करके इकट्ठा करके रखा फॉर फ्यूचर जनरेशन टू फर्दर यूज देम एंड डिड्यूस फर्दर थिंग्स। तो अगर यूक्लिड ने किया इतना सब काम, तभी आज हम चांद तक
या मून तक हमने सैटेलाइट भेज दिया आराम से। तो डोंट, वी शुड नॉट कंसिडर एक्चुअली कि इन्होंने कुछ किया तो एवरी फालतू काम किया है, उस टाइम के लिए बहुत रेलिवेंट काम था। आज के लिए हमें लगे कि तो पता ही है, ये तो पता ही ऑब्वियस है। ये ऑब्वियस क्यों बना? क्योंकि इतने सालों से एक फैक्ट चलता जा रहा है तो वो ऑब्वियस हो जाता है। समझ में आगे बात? ये एक नई चीज आपको सिखाई जाए, बिल्कुल नई चीज, बिल्कुल एक नई लैंग्वेज सिखाई जाए, तो आपको वर्ड बाय वर्ड एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव स्टडीड इट लाइक कंप्लीटली, उसको 10 साल पढ़ लिया, उसके बाद आप कहोगे अब मुझे बहुत ऑब्वियस लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है उसके बारे में। तो यही चीज हजारों साल से चलती आ रही थी, इसीलिए हमारे लिए वो चीजें बहुत ऑब्वियस हो गई हैं। पर बैक इन दैट टाइम दीज प्रोपोजिशन, दीज रिजल्ट, और आज भी अगर किसी नई थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो वी रेफर टू दोज थिंग्स, हम इनका क्लेम करते हैं, इनको साइड किया जाता है कि यूक्लिड ने ये लिखा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया ना? कल आपने मुझे कहा था ना ये क्यों इक्वल होंगे, हम कहते हैं दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, रिजल्ट्स आर इक्वल, राइट? जैसे ये कहा जाता है, जैसे अगर ये ए बी इक्वल टू बी सी कहा जाता है, याद है ना? एड ए बी इक्वल टू बी सी, एड ए सी ऑन बोथ साइड्स, करते थे ना ये चीजें, ऐसे था ये ए बी और सी और डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कहा गया मैंने, तो आपने कहा एड बी सी ऑन बोथ साइड्स। तो ये चीज अगर हम समझ पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता तो हम उसकी फर्दर हिस्ट्री वाली कोर्स को यूज करते हैं कि नहीं इक्वल में एक चीज ऐड की, ये दो इक्वल थे उसमें एक इक्वल ऐड किया, तो जो एसी बना और ये जो बीडी बना ये आपस में क्या हो गए, ठीक है ना? ऐसी एंगल्स में भी हम यूज करते हैं। अब वही चीज है ना, मैंने एंगल में करवाया था सबको, अब करवाया तो आपको सही है, लेकिन क्वेश्चन में एंगल में कोई नहीं करता उसको, और नंबर कटवाते हैं सच में। आपका जो ये क्वेश्चन है, आई रिमेम्बर, है ना? ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला इससे ज्वाइन हो जाता है और ये वाला इससे ज्वाइन हो जाता है। अब ये चीज है ना, देखो उसने कहा ये और ये इक्वल है, ये एक्स और ये वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, बीच में इस जेड को ऐड करना जरूरी है तभी वो ट्राइंगल में बनेगा। अब बच्चे समझ नहीं पाते इस चीज को, तो वहां पर ये चीजें काम आती हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट है, हमारे पास ये रूल्स है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत सेट क्वेश्चन होंगे, इतने ही करने हैं। एग्जाम्पल 1 पे देखो लिखा हुआ, लिख लो क्योंकि ये समझ में आएंगे, पेपर में लिखने ही आएंगे, लिख नहीं पाओगे। आप समझ लोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है समझ में आ गया तो कर लेंगे। पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है समझ नहीं आता, बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल ट्रूथ है, क्या लिखते हैं इसके बारे में, क्या समझाएं इसके बारे में। एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ए बी सी, मतलब जो बात हम लिखते हैं ना बहुत ऊंची सी बात जैसे कह देंगे, ठीक है? बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, अब प्रूव करना है बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, बताओ विदाउट एनी, ठीक है? तो एक आपने लिखा ए बी प्लस बी सी और एक है आपके पास ए सी। ए बी प्लस बी सी हम क्या लिखेंगे, कोइंसाइड्स विद ए सी, बस इतनी सी बात लिखनी है, ए सी कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी। अब ये लिखोगे याद करोगे तभी वहां पेपर में लिख पाओगे, वरना कहोगे मैम करना क्या था और आता 2 मार्क्स में, ठीक है? तो यूक्लिड्स एक्सियम सेज, पीछे लिखा हुआ देखो नेक्स्ट में, थिंग्स व्हिच आर व्हिच कोइंसाइड, लिख लो इसको, ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड्स विद ए बी एज पर, अब ये मैम से पूछ लेना क्योंकि यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियम लिखना है कि नहीं, यूक्लिड्स एक्सियम लिखना है तो ये याद कर लो, फोर्थ एक्सियम नंबर में याद करने हैं, हाँ, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड, तो इसको ऐसे याद कर लो, फर्स्ट वाला एक्सियम सी, है ना? फर्स्ट वाला एक्सियम इक्वल के बारे में बात करता है, नेक्स्ट है सम के बारे में, नेक्स्ट है डिफरेंस के बारे में, और फिर है कोइंसाइड के बारे में, ठीक है? और होल जो है मोर देन पार्ट है, फिर डबल एंड फिर हाफ, ठीक है? एज पर यूक्लिड्स एक्सियम, थिंग्स व्हिच coincide with one another, coincide with one another are equal to one another। ये सच में ऐसे क्वेश्चन, देयर आर स्टूडेंट्स इन एवरी क्लास, आपकी क्लास में नहीं है लेकिन जब ज्यादा पढ़कर आते हैं ना बच्चे, जैसे कि होते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, जो पढ़कर आए होते हैं बच्चे, सब कुछ पढ़ चुके हैं, काफी कुछ पढ़ चुके हैं, है ना? तो वो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन क्लास में, जैसे मैम पैरेलल लाइंस को पैरेलल क्यों कहते हैं, वाई पैरेलल, ठीक है? वाई नॉट एनी अदर वर्ड, राइट? तो ऐसे बच्चों को आप क्या जवाब दोगे, है ना? तो उसके
नहीं बेटा, उसके लिए बात, तुम्हारा नाम कनिष्का क्यों है? व्हाई नॉट दिया? बिकॉज योर पेरेंट्स केप्ट दैट नेम कनिष्का, तो ऐसे जिसने इस लाइन के बारे में बताया उसने नाम पैरेलल रखा। तो ये चीजें बढ़ाने के लिए हमें भी इन सब चीजों को यूज करना पड़ता है, समझ में आई? एंड दिस इज अ वेरी वेरी, मतलब एक किसी ने पूछा हुआ था क्वेश्चन क्लास में मुझे, मुझे या किसी और को, सम टीचर वाज नरेटिंग कि ऐसा इशू हुआ था, तो उसने कहा मैम, उससे बोला मैम पैरेलल ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? ठीक है, जैसे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर की, एंड इसका वैली एक क्वेश्चन है, मतलब सोचा जाए तो अच्छी बात भी है। आपने इसको 5 लिखा, 75 को लिखा 3 into 5 into 5, तो कहता मैम हाउ कैन आई बी वेरी श्योर, एक्चुअली देयर वाज अ क्वेश्चन कि देयर आर ओनली दीस थ्री नंबर्स इन द प्रोडक्ट, व्हाई नॉट एनी अदर नंबर? मुझे क्या पता एक 5 और आ जाए इसमें, तो ठीक है। और ये चीज उस टाइम तो हमने समझा दी बच्चे को कि ऐसे तो नहीं होगा ना, अगर एक और 5 आएगा तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा या कुछ होगा, तो लॉजिक समझाया, बट देयर इज एक्चुअली अ पोस्टुलेट, एक्चुअली थ्योरम जो चीज को डिफाइन करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन को। समझ में आ गया? 10th में पढ़ोगे, देयर इज एक्चुअली, मतलब बाद में मैंने रियलाइज किया कि अच्छा इसके लिए भी एक थ्योरम है। समझ आ गया कि फैक्टराइजेशन में यही 3 फैक्टर्स है, और नहीं हो सकते, और नहीं होंगे, क्योंकि उसने पहले एक रूल बनाकर रख दिया कि मे बी देवर माइंड दैट क्वेश्चन कि और कोई फैक्टर कैसे आ सकता है या नहीं आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं है, हाउ कैन बी वेरी श्योर? ठीक है, तो ऐसे आ गया ये। और एक क्वेश्चन जरूर था कि आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज कि वेस्ट बंगाल, एक क्वेश्चन जिसमें वेस्ट बंगाल लिखा हुआ था। स्टूडेंट सेड मैम, वेस्ट बंगाल इज इन ईस्ट, सो व्हाई डू वी से इट वेस्ट बंगाल? वो ईस्ट बंगाल की नहीं है, बताओ। मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, मुझे इम्प्रॉम्प्टू किसी ने पूछा, और ना जवाब देना मतलब ईगो हर्ट होती थी, या फिर ना मतलब हो जाता कि मैम से पूछा, मैम को नहीं आया, राइट? और वो एज भी ऐसी होती है कि यू टेक इट पर्सनली, यू टेक इट ऑन योर ईगो एंड यू टेक इट एज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो वो क्या होता है, उस बच्चे को सिखाना भी जरूरी था कि नहीं मैं जवाब देती उससे। तो उसने मुझे पूछा तो क्या हुआ होगा, माई माइंड इंस्टेंटली वर्क, मैं चुपचाप, मैंने कहा क्वेश्चन मैथ की क्लास है, लेट्स नॉट टॉक इनटू हिस्ट्री, रीड योर हिस्ट्री एंड देन कम। पर नहीं, ऐसे बात तो मैं थोड़ी, मतलब तो हर कोई टीचर जवाब देता है। मैंने कहा गो बैक टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या हुआ था, बंगाल को पार्टीशन किया था, अगर आपने हिस्ट्री याद की हो। मैंने नहीं पढ़ा हुआ, बट मेरे माइंड में लॉजिकली जो वर्क किया, मैंने कहा वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बने होंगे, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स द वेस्ट साइड, तो उसको वेस्ट बंगाल कह दिया। अब पूरा सर्च करना हिस्ट्री में, बांग्लादेश में पोर्शन होगा जहां ईस्ट बंगाल कहा जाए, जब इंडिया ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, तो जब पार्टीशन बंगाल की हुई तो वेस्ट और ईस्ट बन गया, और फिर जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो ईस्ट बंगाल वहां चला। समझ में आई बात है ना? तो ये सोचने की बात है, और वो तो चुप कर गया। और सच में दैट दैट एक्चुअली प्रूव दैट एक्चुअली इंक्रीजेस योर वर्थ एज अ टीचर, कि मैम ऐसे नहीं है या कुछ नहीं है, वो एक हटाया नहीं है कि नहीं ये हिस्ट्री क्लास नहीं है, ये मैथ्स क्लास है। लॉजिक कैन अराइज एनीवेयर, और ये सब चीजें तभी आती है जब आप दूसरी चीजों को पढ़कर आते हैं। अब अपने ये जो फैक्ट्स हैं ये पढ़कर आते हैं, ठीक है? इसलिए यूक्लिड वाले चैप्टर को बेफालतू मत मानना। ये चीजें जो है ये बहुत सालों से चलती आ रही है, इसलिए हम प्रूव नहीं कर पाते, हम कैसे समझाएं? लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक से हम समझा सकते हैं। जैसे उसने कहा है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। कहते हैं इसे एक लाइन सेगमेंट पर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता हूँ, इसे प्रूव करो। कैसे, इसी कैसे लेंगे? तो उसने क्या लॉजिक यूज किया, कहते हैं कि अगर आप एक पॉइंट लेते हो और एक रेडियस लेते हो तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। पॉस्टुलेट यूज कर रहे हैं ना हम उसका, है ना? तो उसने कहा अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, postulate number 3, a circle can be drawn with any center, any radius. So I take radius as AB and center as A, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट आप लिखोगे, यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3, a circle can be drawn with any center, any radius. अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे? with radius AB, center A, let's draw a circle। ठीक है, कुछ ऐसा ड्रॉ कर लो क्या? कॉट मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, जिसे हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्शन में मार्क एंड आर्क, वो कहाँ से बनना शुरू हुआ? कंस्ट्रक्शन कहाँ से आई? आर्क मार्क करो, यहाँ से लेकर पॉइंट इतना डिस्टेंस लेके आर्क मार्क की। आपको चैप्टर नहीं कंस्ट्रक्शन का, बट दिस वाज देयर। तो हमने एक आर्क मार्क की, कुछ ऐसे जाएगा वो, ऐसे ही विद बी एज सेंटर एंड सेम रेडियस, अगेन मार्क एन आर्क विच इज सी,
ये AC रेडियस है, AC is equal to AB and BC is also equal to AB. फिर हमने यूक्लिड का एक्सियम यूज किया, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस अ triangle is equilateral and equilateral triangle can be drawn with any side, with any line segment. ठीक है ना, ऐसे ही है थ्योरम 5.1। अब इसको इन जनरल प्रूव किया गया है कि जैसे वो ये ना ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल की बहस आ जाती है कि क्यों ऐसा हो गया। थ्योरम 5.1 कुछ ऐसा ही है, इसके लिए कोई फिगर ड्रॉ नहीं की गई है, थ्योरेटिकली प्रूव किया गया है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दे कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन सेगमेंट्स, अदर वे राउंड कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट जनरेट होता है, ऐसा नहीं कि दो पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर सकती है। आपने लाइन इक्वेशन थ्रो किया ना, इक्वेशन का टू वेरिएबल क्लियर इक्वेशन, तो टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दो पॉइंट्स नहीं आते उसमें। तो इसको उसने प्रूव कैसे किया, कहते मानकर चलते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पर, ठीक है ना, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो वो ड्रॉ नहीं कर सकते, हमने कहा मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है वो दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, वो दो पॉइंट्स मान लो है P एंड Q, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, टू लाइंस इंटरसेक्ट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से P एंड Q। अब उसने कहा है सो यू हैव टू लाइंस पासिंग थ्रू P एंड Q, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q से दो लाइंस पास होते जा रही है, दो डिस्टिंक्ट लाइंस पास हो रही हैं, जबकि हमने कहा था पोस्टुलेट में कि दो पॉइंट्स के साथ एक सिंगल लाइन बनती है, एक यूनिक लाइन बनती है, तो दैट इज अगेंस्ट दैट थ्योरम, so therefore that postulate, so therefore only one point by two intersecting, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 जो कल कर लेंगे, कल या परसों, तो इसका मतलब बस खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं है। सिर्फ पॉस्टुलेट को उसने फर्दर किया हुआ है क्लासिफाई, बट यहीं तक क्वेश्चन आते हैं और थोड़े बहुत जो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन होंगे वो करने हैं, वेरी थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें जैसे क्वेश्चन है, एक लिटिल ट्राइंगल वाला आएगा, फर्स्ट वाला